अगर 5500 रुपये में ईंट मिलेगा तो अच्छी बात है, गरीब को, लोगों को, सबको फायदा होगा। तो अभी ये नहीं बताया कि सर आप किसी पार्टी में जाएंगे या फिर सिंगल ही रहेंगे, वो तो हर अब आप जैसे कि आपने कहा कि घोषणा करेंगे, तो किस पार्टी में जाएंगे वो अलग बात है। कोई बोल दिया MIM, कोई बोलते हैं महागठबंधन, कोई बोलते हैं कि निर्दलीय, तो इसीलिए अभी तो दो भाई एक साथ आ सकते हैं, एक मंच पर दिख सकते हैं, सियासत, अख्तर उल साहब और मास्टर मुजाहिद साहब। सियासत में कुछ भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ना, कल तक जिनको हराने के लिए लोग कमर कस रहे थे, उनके खिलाफ बोलते थे, तो आज फेवर में बोल रहे हैं, बोलेंगे। RJD के लोग हो या फिर AIMIM के लोग हो, आपसे संपर्क किया है अपने पार्टी में शामिल होने के लिए? जी, सभी पार्टी के लोग संपर्क, RJD के भी, MIM के भी, कांग्रेस के भी लोग संपर्क किए हैं। मैं तो नहीं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कौन अवैध है, नहीं है। अवैध अगर चल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध चलने का मतलब टैक्स की चोरी है। अभी पिछले 10 दिन में 4 बड़ी घटनाएं हुई अलग अलग जगह इस जिले के लोगों से। कौन आदमी खड़ा था? आपका बीरपुर का भी एक घटना हुआ। जी। और जहाँ तक ये लाल ईंट का सवाल है, ऐसे भी आप जानते हैं कि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसको अब बंद करने जा रहा है, क्योंकि शेड्यूल ऑफ रेट्स कई विभाग मिल करके बनता है। जो एक बार बन गया वो 5 साल कम से कम चलता है, तब तक मार्केट में रेट बहुत आगे बढ़ जाता है। और ये बात तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं अगर विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कोचाधामन से लड़ूंगा और कहीं से दूसरे जगह से नहीं। कई पार्टियों द्वारा कहा गया कि मैं जिस पार्टी में था उनके द्वारा भी पहले कहा गया था। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, जिससे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। खास करके अभी जो आपको पता है कि किशनगंज में ईंट की रेट को लेकर के सरकारी दर बताया जाता है कि इसका कोई सरकारी दर तय है, इसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। जी हाँ, बहादुरगंज पूर्व विधायक जिन्हें पहले तो मौखिक तौर पर ही ये बयान दे रहे थे, उसके बाद फिर DM साहब से भी मिले, हम लोग भी DM साहब के पास गए और DM साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी सरकारी रेट है वो कोई सरकारी रेट है नहीं इसमें तय। उसके बाद फिर तौसीफ साहब एक और भी कोई लिस्ट जारी किया फेसबुक पर, अपने फेसबुक पर, और इसमें कुछ SOR वाला लिस्ट जारी किया है जो कि 5545 रुपये वाला बताया जाता है। और मास्टर मुजाहिद साहब से हम इन्हीं मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर तौसीफ साहब अगर कोई लिस्ट जारी कर देते हैं, सबूत दे देते हैं, तो हम उनके साथ हैं। नहीं, निश्चित रूप से बोला था, अभी भी मैं कायम हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दिया। वो कौन चीज़ है? वो SOR लिस्ट था, शेड्यूल ऑफ रेट्स। वो जो एस्टीमेट बनता है, जो कोई भी सरकारी एस्टीमेट बनता है, उसमें जो बेसिक प्राइस होता है आइटम का, वो दर्शाया रहता है। उसको आप नीचे में जाइएगा तो उसमें जो है, जो मैन्युफैक्चर, उसका प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, GST, लोडिंग, ओवरलोडिंग, कैरेज, सब जोड़ा रहता है। वो मैन्युफैक्चरिंग रेट रहता है। जी। अच्छा। तो वो शेड्यूल, उसको शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल रेट, वो तो मैं तो बताया यही हूँ। वो जो खुद बिल्डिंग विभाग का उन्होंने जारी किया, अभी जो आप देखा है, तो वो तो खुद बता रहे कि 9% 80 पैसा जो है असिस्टेंट इंजीनियर सब जोड़िएगा तो उसको पर ईटा पड़ रहा है, तो मतलब हो गया 9800। जिला पदाधिकारी से जब आपकी बात हो गई, जिले के जो हर विभाग के वो कप्तान हैं, तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि कल मैं भी गया था, मेरे साथ ही निहाल साहब गए थे, तो मैं इस मामले को निकाला कि ये रेट जो है यहाँ से जिला से निर्धारित नहीं होता, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी है। अगर वो कोई साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे तो हम लोग देखेंगे। और फिर ये भी बात बताए कि 6 साल पहले जो पूर्व DM हिमांशु शर्मा जी, जो उस वक्त जो ये मामला आया था खबर सीमांचल के संस्थापक हसन जावेद साहब द्वारा, तो उस वक्त वो एक टीम बना के 10 जिले से वो रेट मंगवाए थे ईटा का। उसके बाद जो है वो 1 नंबर ईटा का 8500 रुपये प्रति 1000 विदाउट GST तय किए थे। उनका अभी वीडियो भी है। अब मुझे खुद याद है, मैं उस वक्त खुद MLA था, और उस वक्त ये भी जो
क्या कहते हैं, खनन मंत्री थे विनोद, स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह, जो अभी कोरोना काल में उनका डेथ हो गया। ये मामला वहाँ तक भी गया था कि भाई ईंट का जो खनन विभाग की जो ईंट का एक दर जो है निर्धारित होना चाहिए। तो ये आप जो है वो रेट दिखाएंगे, आप मनरेगा का आप शेड्यूल SOR मंगाएंगे तो उसमें अलग रेट है, हर चीज़ का अलग अलग रेट। तो वो कोई सरकारी रेट नहीं हुआ, वो उनके एस्टीमेट बनाता है जब, तो उसके नीचे में देख लीजिए ना, सब चीज़ जोड़ा हुआ रहता है। अगर 5500 रुपये में ईंट मिलेगा तो अच्छी बात है, गरीब को, लोगों को, सबको फ़ायदा होगा। और ये मामला जो है क्या नाम है, ये आज से नहीं चल रहा है। उस वक्त मैं MLA भी नहीं था, संदीप कुमार पुटकल कुट्टी 2013-14 की बात है। उस वक्त भी ये आया था कि जो शेड्यूल ऑफ रेट्स में जो ईंटा का दाम है वो जो है कम है, और जो है ये जो है क्या नाम है, आप जो मार्केट में ईंटा का दाम ज़्यादा है। तो उस वक्त भी ये मामला आया था। DM साहब के तरफ से पहल हुई थी कि जो सरकारी काम में इंदिरा आवास के लाभुक को जो शेड्यूल रेट जो है, उसके बाद उसमें जितना टैक्स है, वो जो मैन्युफैक्चरर का जो उसमें जो प्रॉफिट है, सब ऐड करके मिलना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्पष्ट गाइडलाइन ही नहीं है। ऐसा अगर सरकारी रेट का मतलब अगर है तो बिल्कुल, हम यही बात तो कल मैं DM साहब से बात किया कि उसको आपको पहल करना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, उसमें जितनी बातें वो बोले हैं मैं उनको बता दिया, ये सब कुछ भी नहीं है। एक चीज़ उन्होंने जो अपने चिट्ठी में लिखा है, चिट्ठी तो हम देखें, DM साहब जो बोले कि ये लोग पक्की रसीद नहीं देते हैं, टैक्स GST वगैरह का नहीं। तो अगर वो बात है तो ये टैक्स चोरी का मामला बनता है। ऐसी कहीं से भी शिकायत मिलेगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसमें ये बात बोले, और उन्होंने सरकारी दर से बिल्कुल इनकार कर गया। इस संबंध में मैं जब दिल्ली में था, खनन पदाधिकारी से भी बात किए थे, DM साहब से भी बात किए थे, और जो है बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात नहीं हो पाता, असिस्टेंट इंजीनियर जहांगीर साहब से भी बात किए थे। तो एक तो कोई सरकारी दर तय नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि आपसी सहमति से कुछ रेट तय होनी चाहिए? हाँ ठीक है, इसमें प्रशासन को, सरकार को, इसमें मैं खनन मंत्री से बात करूँगा, उनके सेक्रेटरी से, जो कुछ भी हो पाएगा वहाँ से होगा कि डेट निर्धारित होना चाहिए। ये मैं भी कर रहा हूँ। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, तो इसके लिए पहल होनी चाहिए। DM साहब से तो कल बात किए ही, DM साहब से तो बात किए कि ईंट का दर निर्धारित करना जो है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में नहीं आता है, ये जो है सामान, इसलिए उसका मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता है सर कि लगभग सभी जो ईंट भाटा है जहाँ भी जाएंगे तो अलग अलग रेट सभी मांगते हैं सेम ईंट का, लेकिन इस अलग अलग जो रेट है उसको लेकर के भाटा मालिक मनमानी नहीं करते हैं कि चलो भाई हम इसका जब तय नहीं है तो मनमर्जी से भी वसूला जाए? जी, ये शुरू से है, ये कोई बात नहीं है। आप कहीं भी किशनगंज जिले में जाइए, बहादुरगंज में जाइए, LBF जो ललित मित्तल जी का भाटा है, उसका रेट सबसे ऊंचा होता है। तो क्यों ऊंचा होता है तो उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। लोग लेते हैं ऊंचे दाम में, वही उनका जो स्पेसिफिकेशन, जो नाप होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्लस वजन, वो सब जो है एक समान होता है। ये नहीं कि एक ईंट में कुछ पकाई एक समान होता, और लोग ज़्यादा दाम में वहाँ लेते हैं। उसका जो छटाई होता है, ये नहीं कि एक नंबर में गुड़िया मीठा पाक या जो है फिर जो है पिकेट ईंटा घुस जाएगा। एक एक ईंटा उसका मैकेनिज्म है, वो यही बताएंगे। और लोग लेते हैं कि LBF में महंगा दर रहने के बाद भी आते हैं लोग लेते हैं। LBF का सबसे ज़्यादा सेल है, तो उनका जो उसमें टेक्नीशियन है जो ईंट को पकाता है, या फिर मट्टी का जो क्वालिटी, वो सब और से डिफरेंस होता, तब ना भाई वहाँ ऊंचा दाम में लेता है। और जैसे आप पहाड़ का ईंटा है, जैसे
साबोडांगी वगैरह पहाड़ पर जो ईंट जाता है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वेट में डिफरेंस होता है। आप पत्रकार है, नहीं होता है, आप इस पर एक स्टडी कीजिए, हर भाटे में जाके उसका ईंट का वजन कीजिए, लंबाई चौड़ाई ये कीजिए, भट्टा मालिक से बात कीजिए, पब्लिक से बात कीजिए कि भाई आप यहाँ पर कम दाम है बगल में, आप यहाँ ऊंचा दाम में क्यों खरीदते हैं। अच्छा, आम लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा सर कि रेट एक रेट से फ़ायदा रहेगा या फिर अलग अलग जो अभी चल रहा है अलग अलग भट्टा में अलग अलग रेट, आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा साबित होगा? आम लोगों के लिए यही होगा कि भाई एक रेट होना चाहिए, सबका उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन साइज का भी होना चाहिए कि इतना लेंथ, इतना ऊंचाई, इतना चौड़ाई। ये जो है जैसे ISI मार्क का जो मिलता है तो उसमें एकदम स्पेसिफिकेशन, तो ये चीज़ सभी भट्टा, ये विभाग से ही संभव है। उसका वजन से लेके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पकाई सब उसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और जहाँ तक ये लाल ईंट का सवाल है, ऐसे भी आप जानते हैं कि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसको अब बंद करने जा रहा है कुछ साल। हाँ, अभी भी तो जो पुराना चिमनी था वो तो बहुत पहले से ही गाइडलाइन जारी किया जाता है, लेकिन बंद कहाँ होता है? बंद हो गया पुराना चिमनी पर, अभी कोई लाइसेंस नहीं। अभी उसको बोलता है हवा भट्टा, जो उसका पंखा होता है बराबर, बिजली से उसको चला के उसमें पोल्यूशन कम होता है। तो आप देखे होंगे जितने भी सरकारी या बिल्डिंग विभाग का जो शेड्यूल रेट है, तो अभी बिल्डिंग का जितना एस्टीमेट आता है निगम का, बिल विभाग का, उसमें सब में कौन ईटा यूज हो रहा है? फ्लाई एक्स। तो सरकार धीरे धीरे ये कर रही है कि ये जो चिमनी वाला भाटा है इसको जो है उस पर मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, साल नहीं बता पा रहा हूँ कि उसके बाद जो है उस पर जो है वो नहीं चलेगा सबको। इसमें ये भी बताया जाता है कि किशनगंज में जितने भी ईंट भाटा है 90% अवैध चल रहा है, ऐसा मानते हैं आप? अब तो ये भाई ये तो अब वो देखना पड़ेगा। अगर ऐसा अगर चल रहा है तो उस पर भाई जांच करे। मैं तो नहीं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कौन अवैध है नहीं है। अवैध अगर चल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध चलने का मतलब टैक्स की चोरी है। जो भी उसका गाइडेंस चलती है, जो है जो कल्याणकारी विकास की योजनाएं, वो टैक्स के पैसे ही सिर्फ टैक्स अवैध नहीं, जैसे कि गाइडेंस हो कि जो आबादी है आबादी से दूर होनी चाहिए, रोड से दूर होनी चाहिए, तो इतना किलोमीटर के अंदर 2 भाटा नहीं होने चाहिए, इस तरह के गाइडलाइंस। हाँ, ये गाइडलाइन पोल्यूशन डिपार्टमेंट उसको देखना है। पोल्यूशन से जब क्लियरेंस लेगा तो वो उसको ये चीज़ देखना है कि अगल बगल में कोई इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर आबादी नहीं है, उससे दूर होना, ये मैं जानता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारे भाटा हैं जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? यहाँ पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या फिर लिख करके दीजिए, कोई भी दीजिए जिला पदाधिकारी को, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। ऐसे सिर्फ बोल देना कि अवैध होगा, आप उसको स्पेसिफिक बोलिए कि नहीं ये मास्टर मुजाहिद का भट्टा है या किसी और का भट्टा है, इस जगह पर है, इस जगह पर है। ये जो है पोल्यूशन नॉर्म्स को नहीं फॉलो रहा, ये बहुत आबादी वाले में है। मैं समझता हूँ इस तरह का जो कोई स्पेसिफिक शिकायत होगा तो उस पर ज़रूर जिला पदाधिकारी साहब जो उसको संज्ञान लेंगे, उसकी जांच करवाएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया में बोलने से या हम आवेदनों दे देंगे कि भट्टा अवैध है तो उस पर कोई कार्रवाई। आपको स्पेसिफिक कि फलाना गनी साहब का भाटा है, इसको पोल्यूशन नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहा है, इसका लाइसेंस माइनिंग विभाग से नहीं है, तो ये सारी आवेदन में लिख करके देना पड़ेगा। सर, ईंट मामले पर तो बात हो गई है और कुछ मामले पर हम बात करना चाहेंगे। ईंट के अलावा भी जितना भी SOR जो आप दिखा रहे थे भी ना, उसमें सीमेंट का रड देख लीजिए, रड का दर देख लीजिए, मजदूरी का दर देख लीजिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा।
जैसे मजदूरी 280 रुपया है सरकारी दर, लेकिन यहाँ पर कौन 280 रुपये में काम? जी जी जी, तो सब में डिफरेंट, क्योंकि शेड्यूल ऑफ रेट्स कई विभाग मिल करके बनता है। जो एक बार बन गया वो 5 साल कम से कम चलता है, तब तक मार्केट में रेट बहुत आगे बढ़ जाता है। अच्छा, आपके शेड्यूल ऑफ रेट्स में सिर्फ बेसिक प्राइस होता है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ कब दे रहे हैं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हाँ, इससे पहले जो दिए थे आप, जेडीयू छोड़े थे तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना था। अब नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कब हम लोग को देखने को मिलेगी या फिर चलाने को मिलेगी चैनल पर? तो ब्रेकिंग न्यूज तो मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि अभी जनता से मिल रहे हैं, एक जगह जगह जा रहे हैं, फिर लोगों की समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। तो हम लोग तो जनता के बहुत शुरू से कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? मुझे तो मैं तो उसी काम के लिए राजनीति में हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी पिछले 10 दिन में 4 बड़ी घटनाएं हुई अलग अलग जगह इस जिले के लोगों से। कौन आदमी खड़ा था? आपका बीरपुर का भी एक घटना हुआ। जी जी, इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई सर अभी? उस पर तो अभी 103 ब्रैकेट 1 जो पुराना 302 हत्या का धारा है, जो सुसु लाला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हम लोगों ने लिखित इसकी शिकायत वहाँ के मुख्यमंत्री डीजीपी से भी बात हुई है, पटना बिहार के डीजीपी से भी मैं मिल के आवेदन दिया हूँ, बात किया हूँ। कल डीएम साहब से भी मिला हूँ कि 24 साल का लड़का 7 महीने पहले शादी हुई थी, तो गरीब परिवार से आता है, प्रवासी मजदूर है, इसको जो भी सरकार के तरफ है मुआवजा होना चाहिए। फिर अभी आप देखे होंगे वहाँ के एसएचओ को फटकार लगा है, जब आवेदन में दिया हुआ है कि टोपी उसके सर से उठाकर फेंकने के कारण विवाद हुआ और उसको डंडे से मारा गया और जो है उसकी हत्या हो गई, तो इसमें जो है हेट क्राइम वाला जो है वो जो धारा नहीं लगा है, तो उसको भी अभी हम लोग सुपरविजन में लगवाएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि सर वहाँ पर जो इस मामले पर पहल कर रहे हैं उन लोगों को भी धमकी मिल रही है कि उसको जेल से आने दो, उसके बाद फिर तुम लोगों का हल करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से इनडायरेक्टली सभी लड़के से मुझे तो कांटेक्ट में मैं ही हूँ, तो इसकी शिकायत वहाँ के एसएचओ सुभाष जी से भी मैंने सुभाष चंद्र जी से भी किया है, कई बार किया है, डीजीपी को भी इस बात की शिकायत की गई है। अभी जो है फिर मैं फ़ोन से बोला हूँ, फिर जो है अभी चिट्ठी दे रहे हैं कल वहाँ के डीजीपी और पुलिस अधीक्षक को कि ये हेट क्राइम वाला धारा लगना चाहिए और स्पीडी ट्रायल के तहत इसमें यूएपीए का भी धारा लगना चाहिए। ये आतंकवादी कृत्य है, किसी को धर्म देख के, टोपी देख के, दाढ़ी देख के उससे नफरत करना और उसकी हत्या कर देना, तो ये सब हो रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि 22 मई को एक लड़का जो है बहादुरगंज अल्ताबाड़ी का मनोज कुमार जी का, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, बिल्डिंग से गिर गया। लोग मुझे फ़ोन किए, मैं उस वक्त दिल्ली से 23 तारीख को सूचना मिला, पटना आ रहा था, तो फिर मैं दानिश साहब, कमांडर साहब को कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको एडमिट किया गया। 3 लाख का बिल जो है हो गया, बिल्डर भागा हुआ है। नंबर दिया बिल्डर को, हम डांटे कि आप जो ऐसा करोगे तो हम लोग बिहार में केस डाल के तुमको बिहार से मैं गिरफ्तार करके लाएंगे। और जो है फिर दानिश साहब, कमांडर साहब गए, 7.5 लाख रुपये तय हुआ और 7,20,000 दिया, और उसकी जो है परसों दिन जो है डेथ भी हो गया। कल उसका लाश भी घर पहुंचा और जो है उसका जो है अंतिम संस्कार हुआ। उसके अलावा एक जो लड़का कुट्टी का है, उसको जो है गुड़गांव से ही बांग्लादेशी के शक में दिल्ली स्पेशल ब्रांच वाला अरेस्ट करके 36 घंटे रख लिया। अब घर वाले को पता नहीं, कोई बताए नहीं कौन ले गया, नहीं हो गया। तो पता होता करके मैं दिल्ली में ही था, नंबर आया, उन लोगों से बात की कि भाई कोई कारण नहीं, बस इसका जुर्म इतना था कि ये कोई फ्रेंड है इनका बांग्लादेश में, उससे कभी कभी बात करता था। फिर उसको वो भी छोड़ा। अभी परसों दिन एक मामला आया कि एक आज़ाद नाम से 22 साल का लड़का है, कोई मारी अल्तावाड़ी पंचायत का, वहाँ का मुखिया सुकारू साहब, पूर्व जिला परिषद
जो है सैली साहब वार्ड सदस्य और उनका जो मृतक है चचा पूर्णिया ले गया इलाज के लिए, ऑपरेशन करने का तुरंत डेथ कर गया और लाश को जो है एम्बुलेंस से घर भेज दिया। ये लोग तो और नेताजी के पास भी गए थे, क्या बोला उनको कि जो है लास्टर ने चलो बोलो आप याद कुछ नहीं होगे। मेरे पास आए, बात किए, फटकार लगाए, तुरंत डॉक्टर 1 लाख रुपया लिया था, वापस करवाए उसको, कोई मारी के आज़ाद के परिवार को। सर ठीक है सर, वो आप तो खैर करते ही हैं। और आपसे जो जैसे कि आपने हम कहा कि कब आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, तो आपने कहा कि नहीं अभी तो तैयारी चल रही है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट जो कानून, उस पर जो है फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब जो है फैसला कभी भी आ सकता है। अभी गर्मी की छुट्टी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन समर कोर्ट, वैकेशन कोर्ट अभी चल रहा है। तो अब हमारे वकील और बहुत सारे वकील से बात हुई, लोग बता रहे हैं कि वैकेशन कोर्ट में भी अगर फैसला आ सकता है तो 1 दिन पहले लिस्ट आता है तो हो सकता है, और नहीं तो 14 जुलाई से फिर से कोर्ट खुल रहा है, तो उसमें फैसला आने की उम्मीद है। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 20 मई, 21 मई, 22 मई को दिन भर इसमें दोनों पक्षों के तरफ से बहस हुई, तो उम्मीद है कि बहुत से पॉइंट्स पर रिलीफ मिलने की उम्मीद है। सर अभी ये कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब किसी पार्टी के साथ जाएंगे या सिंगल ही मैदान में उतरेंगे। आप तो खैर अभी ये नहीं पता हो रही कि इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो आप जो बता ही सकते हैं कि किसी पार्टी के साथ जाएंगे या सिंगल ही मैदान में उतरेंगे। ये अभी मैं सबसे जगह घूमा हुआ मेरा आज ख़त्म हो जाएगा, जितना चौक हाट बाज़ार, उसके बाद कल से हम लोगों की शुरुआत होगी, चलें गांव की ओर और वक्फ जागरूकता शिविर। तो कल पहला शिविर है, कल पहला सभा है वक्फ जागरूकता को लेकर के बिशनपुर में, परसों फिर संथा। सवाल मेरा ये नहीं था सर, सवाल दूसरा। हाँ नहीं तो वही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ और लोगों से फीडबैक भी ले रहा हूँ। उसके बाद मैं एक कोचाधामन प्रखंड के जितने मेरे चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मीटिंग करूँगा, किशनगंज वाले को। और ये बात तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं अगर विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कोचाधामन से लड़ूंगा और कहीं से दूसरे जगह से नहीं। कई पार्टियों द्वारा कहा गया कि मैं जिस पार्टी में था उनके द्वारा भी पहले कहा गया था कि कोई सेफ चीज़, तो ये तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि चुनाव लड़ूंगा तो कोचाधाम। अब लड़ूंगा कैसे, अब जो ये प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है, उसके बाद मैं दोनों प्रखंड के अपने लोगों से, चाहने वालों से, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके घोषणा हो जाएगा। जो जैसे जो राय होगा उस हिसाब से घोषणा हम कर देंगे। तो अभी ये नहीं बताया कि सर आप किसी पार्टी में जाएंगे या फिर सिंगल ही रहेंगे, वो तो हर अब आप जैसे कि आपने कहा कि घोषणा करेंगे, तो किस पार्टी में जाएंगे वो अलग बात है। अभी मैं बताया ना, अभी बहुत इफ बट किंतु परंतु। कल मैं मोदो हाट का और कई जगह का दौरा था, एक जगह जुमा हाट में अपने में जो है बातचीत होने लगी। जब पूरा मार्केट घूम के बैठे कहीं, आप उसी में जो है पूरा लोग जो उलझने लगे। कोई बोल दिए MIM, कोई बोलते हैं महागठबंधन, कोई बोलते हैं कि निर्दलीय। तो इसीलिए अभी जो मैं बताया कार्यक्रम प्रोग्राम, तो अब इस हिसाब से ये जो हो जाएगा, तो अगर चुनाव लड़ूंगा तो वो भी घोषणा हो जाएगा। दो भाई एक साथ आ सकते हैं, एक मंच पर दिख सकते हैं। सियासत, अख्तरुल साहब और मास्टर मुजाहिद साहब, सियासत में कुछ भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ना, कल तक जिनको हराने के लिए लोग कमर कस रहे थे, उनके खिलाफ बोलते थे, तो आज फेवर में बोल रहे हैं, बोलेंगे। तो वैसे ही है, कल हम लोग एक दूसरे के थे, अगर आगे अगर ऐसे ये होगा तो हो सकता है कभी जंगल राज का के हटाने के लिए नीतीश जी NDA सत्ता में आया, फिर आगे चल के फिर जो है ये कहा कि फिर लालू जी राजद से गठबंधन हुआ और कई बार हुआ। तो इसलिए सियासत में कुछ भी संभव है, हो सकता है, कुछ भी संभव है। हाँ, नीतीश जी भी अपने फायदे अमित शाह जी बोले थे कि नीतीश बाबू के लिए
सारे दरवाजे बंद हैं। तो फिर कैसे दरवाजा वही लोग खोले हैं। उसी तरह जब महागठबंधन से एनडीए में आए नीतीश जी 2017 में, तो महागठबंधन वाले के कह दिए कि यहाँ पर जो है नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए। तो कब नो एंट्री हट के एंट्री होता है, कब दरवाजा खुल जाता है, ये तो बड़े बड़े नेता करते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर जनता इस तरह की राजनीति से जनता पसोपेश में रहती है। जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, क्योंकि जो ही कल जब किसी के खिलाफ आप थे, आज उनकी फेवर में हैं, तो जनता जाहिर सी बात है पसोपेश में रहेंगी कि सर की क्या हो रहा है आखिर ये। नहीं, तो इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरे के लिए, जिनके लिए लड़ते हैं बड़े नेता लोग, वो लोग फिर जो है एक ही जगह मिल जाते हैं। तो इसलिए नहीं करते। एक चीज़ हम बताया जाता है कि आप आरजेडी में जा रहे हैं। बस बहुत सारी सोशल मीडिया में चल रहा है कि आप कुछ सोनथा में या फिर कहीं और जाकर के पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं किसी बड़े नेता के। ये सब तो बिल्कुल माने बिना सर पैर का न्यूज है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपसे कोई आरजेडी के लोग हो या फिर AIMIM के लोग हो, आपसे संपर्क किया है अपने पार्टी में शामिल होने के लिए? जी जी, सभी पार्टी के लोग संपर्क, आरजेडी के भी, MIM के भी, कांग्रेस के भी लोग संपर्क किए हैं। और जो है आपको जो है JDU के लोग और दोबारा संपर्क किए सर? JDU के, मुस्लिम लीग के, अब तो जो बहुत सब लोग संपर्क करते हैं कि जो है वापस आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ छोड़ दिए, अब वहाँ पर तो उसका तो कोई किंतु परंतु इफ बट तो मानिए, अब जो भी बात होगी एनडीए से बाहर की बात होगी। एनडीए से बाहर की बात होगी? हाँ, अच्छा। एनडीए से बाहर की होती है। हम एक कारण के लिए, एनडीए के बाहर कहीं भी हो सकती है, लेकिन एनडीए में नहीं। मुस्लिम लीग के लोग भी बड़े बड़े ऑफर कर रहे हैं, AIUDF के लोग भी हैं और दूसरे पार्टी के लोग हैं, जनसुराज जी, सब सारे लोगों के लिए, सारे लोग। ठीक है सर, कोई बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए आपकी नज़र में, महागठबंधन की या फिर एनडीए की? दोनों में लड़ाई तो इसी दोनों की है ना भाई। सरकार या तो गठबंधन की बनेगी या एनडीए की बनेगी। इसी दोनों में जब चुनाव होगा आज से 5 महीने बाद, 4, ये तो खैर दोनों में तो किसी की भी तो बनेगी ही, लेकिन आपके मतलब की नज़र में कौन सा पार्टी ये है गठबंधन है जिसको बनना चाहिए? तो उस वक्त के सिचुएशन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। अभी जैसे वक्फ कानून से पहले सिचुएशन कुछ और था। अभी जब पहलगाम हमला हुआ तो उस वक्त अलग सिचुएशन था। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई को भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार कर उसको ध्वस्त किया, तो उस वक्त बहुत एनडीए को लग रहा था कि बहुत एडवांटेज है, बात समझ रहे हैं, एडवांटेज लग रहा था। जब जो सीज फायर किया तो उससे लोग बहुत नाराज हैं और इससे लग रहा है कि उसको जो है एनडीए को नुकसान होगा। पीएम मोदी जी पटना आए थे, उसका रैली, जी, अभी जो आए थे जो रोड शो में जो उनका ये रहता था, मैं भी देखा, तो उस तरह का उत्साह नहीं था। तो फिर अभी 4 महीने कम से कम बाद चुनाव का बिगुल फूकेगा सितंबर के लास्ट में, तो उस वक्त फिर कौन ऐसा मामला आएगा, तो उस पर भी बहुत सब चीज़ डिपेंड करता है। हर साल बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन सरकार की तरफ से उस कदर ठोस पहल नहीं हो पाती जो होना चाहिए। ये जो है उसकी वजह ये है कि बिना यहाँ बारिश हुए नदियों में उफान है। उसकी वजह है कि हमारी जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, चाहे महानंदा हो, डोक हो, कनकई हो, रतवा हो, ये सारी नदियों का उद्गम स्थल, स्टार्टिंग पॉइंट नेपाल की तराई का एरिया है और जो है जहाँ से हिमालय निकलता है, तो जो कैचमेंट एरिया है उस एरिया में भी बारिश अधिक होने से नदियों का जलस्तर, हमारे यहाँ बारिश नहीं है, सुखाड़ है, लेकिन उस एरिया में जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी वो सारा पानी उसी नदियों के सहारे इस और फिर जो है अलग अलग चैनल से महानंदा से
गंगा में, गंगा से फिर समुंदर में जो है चले जाता है पानी। बाढ़ से कटाव बहुत ज़्यादा होती है सर, इस पर रोक नहीं लग पा रही है अभी तक। कटाव का एक ही अस्थाई समाधान है, महानंदा बेसिन, जिसको लेकर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब बहुत ही जो है मुखर होके बोल रहे थे। तो ये 5 फेज में काम होना, एक फेज काम हो चुका है, दूसरा फेज का टेंडर हो चुका है। दूसरे फेज के तहत 199.5 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर महानंदा और जो है रतवा नदी, महानंदा अप टू महानंदा पुल तक जो है, और जो है एक नागर नदी है कटिहार जिले में। तो ये 3 नदी के तटबंध बनना है। टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें जो अलाइनमेंट जहाँ से बांध गुजरेगा तो उसमें कुछ त्रुटि के कारण कुछ गांव जो है उसके बांध के अंदर आ रहे हैं। तो उनको खतरा है कि हम लोग तो पानी में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो इससे जो है माननीय मंत्री से मेरे कि इसमें जो अलाइनमेंट है महानंदा बेसिन के तहत, जो नागर, महानंदा और जो है आपको रतवा नदी के किनारे अभी फेज़ 2 में बांध बनना है। तो अलाइनमेंट जिधर से बांध जाएगा, कहीं पर अभी जो नदी का तटबंध है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, कहीं 100 मीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, गांव वाले विरोध कर रहे हैं, जिस कारण काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये कटाव का और बाढ़ का एक अस्थाई समाधान जब तक 5 फेज में महानंदा बेसिन के तहत इस सीमांचल के सभी नदियों के किनारे तटबंध नहीं बनेगा, तब तक कटाव होते रहेगा। इसमें तटबंध बनने का मतलब पूरी नदी के कंटिन्यूसली, अभी जो कटाव हो रहा है तो क्या हुआ, ज़मीन कट रही है तो उसका कोई इसमें जो है जल संसाधन विभाग के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है बचाने के लिए। सिर्फ अभी गांव जो है या कोई सरकारी संस्थान है उसको बचाने के लिए काम, नदी कटाव का काम किया जाता है। तो अस्थाई समाधान ये महानंदा बेसिन फेज 2 का काम हो, और 5 फेज में फेज 2 ख़त्म होगा तब 3, 4, 5 शुरू होगा, तब और सब कनकई नदी, डॉग, बूढ़ी कनकई सबको टेकअप किया जाएगा। और महानंदा पुल से आगे फिर महानंदा को टेकअप किया जाएगा। ठीक सर, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो मास्टर मुजाहिद साहब, विभिन्न मुद्दों पर हमने बातचीत की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।